हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। हाय दोस्तों, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और उसे ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो किंग और मिनिस्टर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसको सज़ा दी जाए एंड ब्लेम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होता है एंड फाइनली घूम फिर के उसी आदमी पे आ जाता है जिसके घर की दीवार गिरी थी बिकॉज उसके पापा ने दीवार बनाई थी। तो उसके पापा के फैमिली मेम्बर, उनका बेटा, वही उस घर का अभी करंट ओनर है, तो उसको बुलाया जाता है। सो आगे देखते हैं क्या होता है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, but somebody must be punished in his place. You've inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. So king ने क्या किया? कंसल्ट किया। कंसल्ट करने का मतलब क्या होता है? सलाह लेना, सलाह मशवरा करना। तो जब आप किसी को कंसल्ट करते हैं, इसका मतलब आप किसी टॉपिक पे आप किसी की राय ले रहे हैं या सलाह ले रहे हैं। सो उन्होंने अपने मिनिस्टर से सलाह ली और रूल किया। सो यहाँ पे रूल करने का मतलब है निर्णय देना, ऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर दिया? एंड डिसाइसिवली दिया। डिसाइसिवली का मतलब है निश्चित रूप से, दृढ़ता के साथ, मतलब कोई भी किंतु परंतु नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो निश्चित रूप से क्या कहा किंग ने कि ये सच है कि तुम्हारे जो पिता हैं वही सही तरीके से वही खूनी है, बट वो मर चुके हैं एंड किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनकी जगह पे। तुमने उनसे हर चीज़ इनहेरिट की है। सो मतलब इनहेरिट करना है ना, विरासत में पाना। तुमने हर चीज़ उनसे विरासत में ली है, तुमने उनके रिचेस भी लिए, उनका धन भी लिया है एंड इसी लॉजिक से तुमने उनके पाप भी इनहेरिट किए हैं। और मैंने एक बार में ही जान लिया था, आई न्यू एट वंस, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे पता था कि इस खतरनाक गुनाह के पीछे तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। तो उन्होंने अपना बेसिकली रूल सुना दिया। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया? एक नया स्टेक बनाने के लिए ऑर्डर किया। स्टेक क्या होता है? स्टेक बेसिकली एक वुडन पोल होती है, इस तरह की वुडन पोल या मेटालिक पोल होती है जिसका एक एंड शार्प होता है एंड उसमें इस तरह से क्रिमिनल्स को इम्पेल किया जाता है। इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। इस तरह से पहले ज़माने में फॉर एग्जांपल इतने क्रूल तरीके से ही लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था। आज आप देखते हो कि फांसी की सज़ा होती है, बहुत जगह इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन कि उस जगह के क्या लॉज हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस तरह की सज़ा को कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से सही मानता है। सो अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ही घिनौना लगेगा, बट दिस हैड बीन अ ट्रेंड। इनफैक्ट इस तरह से क्रिमिनल को स्टेक पे इम्पेल करके छोड़ दिया जाता था। तो इनफैक्ट उनकी बॉडी ऐसे रॉट करती थी एंड ये एक एग्जाम्पल भी होता था ताकि दूसरे लोग ऐसे क्राइम ना करें। सो हर एक क्रिमिनल के लिए इस तरह से स्टेक बनाना पड़ता था। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि एक स्टेक बनाया जाए ताकि वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहे। तो स्टेक बेसिकली क्या हो गया? एक पॉइंटेड वुडन या मेटल, तो मोस्टली वुडन यूज़ किया जाता था, pole. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, तो जैसे ही सर्वेंट्स ने शार्पन किया, इसको और ज़्यादा शार्पन किया इस स्टेक को एंड रेडी किया फाइनल इम्पेलिंग के लिए। सो इम्पेलिंग जैसे मैंने आपको कहा इस तरह के एग्जीक्यूशन को कहते हैं जिसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, स्टेक को पेनिट्रेट करते हैं बॉडी से, बॉडी के स्पेशली या तो आप बॉडी के रिब एरिया से या तो स्टमक एरिया से, इस तरह से जब भी आप स्टेक को पियर्स करते हैं तो आप उसको इम्पेलिंग कहते हैं। ऑफकोर्स बहुत ही क्रूअल तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का, बट दिस हैज़ बीन अ प्रैक्टिस। सो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर स्टेक इज पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेट करने ने आर पार निकाल देना, थ्रू द बॉडी, पेनिट्रेटेड थ्रू द बॉडी, स्पेशली स्टमक। तो मिनिस्टर को एकदम से कुछ दिमाग में आया, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, यानी कुछ दिमाग में उनके आया कि जो रिच मर्चेंट है, जो
व्यापारी है वो बहुत पतला है इस स्टेक पे एग्जीक्यूट करने के लिए। सो बेसिकली उनके थ्रू ये जो स्टेक है नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बहुत पतला है। तो उन्होंने किंग के कॉमन सेंस को अपील किया। बेसिकली उन्होंने कहा किंग को कि थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने भी जाएंगे तो इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पतला आदमी है। तो किंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। वॉट शेल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब हम क्या करें, अब ये समस्या हो गई, उसने कहा। तो सडनली उनको क्या स्ट्रक हुआ, उनके दिमाग में एक आइडिया हिट किया, जिसे हम इनफॉर्मली कहते हैं कुछ चमकना। तो उनको क्या दिमाग में आया कि उनको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ एक मोटे आदमी को ढूंढना है जो कि इस स्टेक को फिट कर सके। तो उनका लॉजिक क्या रहा, उनका लॉजिक सिंपल ये रहा कि हमें सज़ा देनी है। एंड इस पूरे स्टोरी से हमें ये पता लगा उनको फ़र्क नहीं पड़ता सज़ा किसे मिले, फाइनली उन्हें गुनहगार ढूंढना है। एंड यहाँ पे जब गुनहगार मिल भी गया तो क्योंकि वो पतला था तो उसको हटा के एक मोटे आदमी को अब उन्हें ढूंढना है ताकि वो इस स्टेक में फिट हो सके एंड उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। एंड सर्वेंट्स जो भी नौकर चाकर थे उनको तुरंत ही भेजा गया पूरे टाउन में ताकि वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ सके जो उस स्टेक पे फिट हो सके। बेसिकली एक मोटा ताजा आदमी जो उस स्टेक पे फिट हो सके। एंड उनकी नज़र किस पे पड़ी, सो द आइज फेल ऑन मतलब नज़र पड़ना। तो उनकी नज़र पड़ी उसी डिसाइपल पे, उसी शिष्य पे। सो उसी शिष्य पे उनकी नज़र पड़ी जो बेसिकली मोटा ताज़ा हो गया था, इतना ज़्यादा केला, इतना ज़्यादा राइस, व्हीट और घी खा के। सो जिसको गुरु छोड़ के चला गया था उस पर उनकी नज़र पड़ी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर ये स्टोरी बहुत ही अजीब लग रही है, अगर आपको लग रहा है क्या पागल लोग हैं, ऐसा कहीं होता है क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इसको आपको थोड़ा सा डीपली सोचना है। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर स्टोरी के स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि ये स्टोरी ह्यूमरस वे में लिखी गई है बट इसका बहुत ही डीप फिलोसफिकल सेंस है। एंड इनफैक्ट ये जो स्टोरी लिखी गई है इसको हम कभी कभी सटायर भी बोलते हैं, जब आप बेसिकली व्यंग कसते हैं आपके नॉर्मल वे ऑफ थिंग्स पे। एंड होता क्या है, ये आपके लिए एक तरह से एक यू कैन से एक गुड टीचिंग है कि कैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना है, अगर आपको अथॉरिटी को चैलेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में सिटीजन्स बनते हैं, एक्टिव सिटीजन्स बनते हैं इस कंट्री के, जब आप कमाने लगेंगे एंड आप टैक्सेस भर रहे हैं एट्सेट्रा, जब आप फॉर एग्जांपल वोट करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आपने किसी को पावर में लेके आए आप उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि पावर डायनेमिक्स ऐसे होती हैं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली आप कंट्रीज़ देखेंगे, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि लोग स्पीक आउट करते हैं तो उनको जेल में भर दिया जाता है, स्पेशली जहाँ डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो इन केसेस में बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इनडायरेक्ट वे में इस तरह से आप चीज़ें लिखें कि आप लोगों को मतलब समझा पाए इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, रियल क्रिमिनल उनको मिला नहीं है, किसी तरह से उन्होंने रियल क्रिमिनल ढूंढने की कोशिश की अपने लॉजिक से, एंड अब वो स्टेक में फिट नहीं हो रहा। तो उनको बस उनका करना क्या है, उनको एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो स्टेक में फिट हो जाए। एंड इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है जहाँ पे जब कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जब जिनको हम डेली न्यूज़ पे फॉलो करते हैं, कुछ एक क्राइम हुआ एंड पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उनको ढूंढना है गुनहगार, एंड ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए जहाँ पे पुलिस ने रॉन्ग पर्सन के ऊपर थोप दिया, बेसिकली उनसे कह दिया कि आप गुनाह को मंजूर करो बाय टॉर्चर और एनीथिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं एंड वो केस को क्लोज कर दिया गया। सो बेसिकली द आइडिया क्या होता है कि इवन दो क्योंकि मेरे पास केस आया मुझे क्लोज करना है तो मैं किसी भी तरीके से केस क्लोज करूँगा। तो ये आपको एक ह्यूमरस वे में बताया गया बट दिस इज़ अ प्रैक्टिस, ये हो रहा है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इस तरह से बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये हमारे अराउंड ये चीज़ें होती आ रही हैं नाउ। अगर आप इसके पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो कितना फूलिश है, बट इतना फूलिश होने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं रियल लाइफ में। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. तो मैंने क्या गलत किया है वो पूछ रहा है। मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, वो चिल्लाने लगा।
तो जो लोग उसको, जो नौकर उसको पकड़ने आए थे, वो क्या कहा कि ये सच है, बट ये रॉयल डिक्री है। रॉयल डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। तो हमें ऑफिशियल ऑर्डर मिला है, रॉयल मतलब किंग के द्वारा, कि हमें एक फैट आदमी को ढूंढना है जो इस स्टेक को फिट हो सके। एंड ये बोल के उनको वो जहाँ पे एग्जीक्यूशन होने वाला था उस जगह पे लेके चले गए। इन उस मोमेंट पे उस शिष्य को अपने गुरु के वो वर्ड दिमाग में आए कि ये जो है सिटी ऑफ फूल्स है, ये बेवकूफ़ों की नगरी है, एंड तुम्हें पता नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो अब उसको रियलाइज़ हुआ कि गुरु क्या कहने की कोशिश कर रहे थे उसको। This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. तो जब वो अपने डेथ का इंतज़ार कर रहा था, बेसिकली एग्जीक्यूशन का इंतज़ार कर रहा था, तो वो अपने गुरु को प्रे कर रहा था अपने दिल में, एंड मना रहा था कि वो उसके क्राई को, उसके आवाज़ को सुने जहाँ पे भी वो हैं। तो गुरु ने सब कुछ एक विजन में, उनको एक नज़ारा आया, एक विजन आई, एंड उनको उसमें सब कुछ दिख गया। उनके पास मैजिकल पावर्स थी, वो दूर दूर तक देख सकते थे, वो फ्यूचर देख सकते थे, जैसे कि वो प्रेजेंट या पास्ट देख सकते थे। एंड उसी समय वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को बचाने के लिए, जिसने अपने आप को इस मुसीबत में डाल दिया है। सो स्क्रेप का मतलब होता है झंझट, झंझट या मुसीबत। तो जिसने इतना खा खा के अपने आप को, अपने फूड के लव के कारण, मतलब इतना खा खा के इस झंझट में खुद को फंसा लिया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पहले अपने शिष्य को बहुत डांटा एंड कुछ कहा उनको कान में फुसफुसा के। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गए और उनको कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर? तो सबसे बुद्धिमान राजा, बड़ा कौन होता है, शिष्य होता है या गुरु होता है? तो राजा रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स गुरु होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि तब मुझे स्टेक पे पहले डालिए, तब मुझे जो है ये सज़ा दीजिए, मरने की सज़ा दीजिए, स्टेक पे डालिए, और फिर जो है मेरे डिसाइपल को मेरे बाद में मारिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तो जब डिसाइपल ने सुना तो समझ गया कि अब उसे क्या करना है, एंड वो क्लैमर करने लगा। क्लैमर करना यानी बहुत तेज तेज शोर करना, कोलाहल करना या शोर मचाना। तो बहुत तेज शोर मचाने का लगा कि मुझे पहले मारो, तुम मुझे पहले लेके आए हो तो मुझे पहले मारो, उन्हें पहले नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. So अब जो है गुरु और डिसाइपल जो शिष्य है उनका, वो लड़ने लगे कि किसे पहले मरना चाहिए। किंग एकदम पजल्ड हो गया, एकदम कंफ्यूज हो गया इस बिहेवियर से, एंड वो गुरु से पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो? एंड हमने तो इसे चुना था ताकि हमें एक मोटा आदमी मिल सके स्टेक के लिए, पर आप क्यों मरना चाहते हैं? तो गुरु बोलते हैं, आप मुझसे ये सब क्वेश्चंस ना पूछें, मुझे बस पहले मरने के लिए डाल दें। तो फिर राजा बोलता है, क्यों? यहाँ पे कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो रहस्यमयी चीज़ है यहाँ पे, एक बुद्धिमान आदमी होने के वजह से आप मुझे समझाइए कि क्या रीज़न है इसका। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? asked the guru. The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember? तो वो क्या बोलते हैं उनको समझाने के लिए कि क्या आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप सबसे पहले मुझे मारेंगे अगर मैं आपको बता दूं
कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ। तो राजा ने उन्हें अपना वचन दिया, गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड। सॉलेम का मतलब होता है सिंसियर, सिंसियर या ऑनेस्ट जिसे आप कहते हैं। तो अपना बेसिकली वचन दिया उन्होंने कि ठीक है, आप मुझे बता देंगे तो आपको मैं पहले मरने के लिए डाल दूंगा। तो गुरु उनको साइड में लेके गए ताकि वो जो भी नौकर चाकर है उनसे दूर उनको ले जाके बात कर सके। उन्हें फुसफुसा के कहा कि आपको पता है कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों, मैं और मेरा शिष्य, हम पूरी दुनिया में गए बट हमें कभी भी ऐसा सिटी नहीं मिला जैसा आपका है, और आपके जैसा राजा नहीं मिला। ये जो स्टेक है ये जस्टिस, न्याय के भगवान का स्टेक है, ये नया है, इसमें अभी तक कोई भी क्रिमिनल को मारा नहीं गया है। तो इसीलिए जो भी इसमें पहली बार मरेगा वो इस कंट्री का राजा बन के वापस पैदा होगा, और जो दूसरा आदमी इसमें मरेगा वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर होगा। हम अपने एसेटिक लाइफ से परेशान हो चुके हैं। सो वी आर सिक ऑफ मतलब परेशान हो चुके हैं। एसेटिक मतलब योगिक जीवन, जो जिसे हम कहते हैं, एक संत की तरह जीना या एक योगिक जीवन जीना, उसको आप एसेटिक लाइफ कहते हैं। तो हमें अपने योगिक जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एंड ये अच्छा होगा अगर हम एंजॉय कर सके एक राजा और मंत्री की जगह कुछ समय के, राजा और मंत्री की तरह कुछ समय के लिए। नाउ आप अपना वचन रखिएगा और हमें जो है मरने के लिए आप ऑर्डर देंगे, और मुझे पहले याद रखिएगा। तो ये उनको ये भी बोलने की कोशिश करा कि मुझे आप पहले रखिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि गुरु और शिष्य में गुरु बड़ा होता है, एंड इसी लॉजिक की वजह से मुझे राजा बनना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उनको एक हिंट दिया एंड ये कहा कि मुझे आप पहले मरने के लिए भेजिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. So राजा जो है अब गहरी सोच में डूब गया था. He was thrown into an, बहुत गहरी सोच में पड़ गया था. वो अपना किंगडम लूज नहीं करना चाहता था अगले जन्म में भी किसी और को. तो अब उसे कुछ समय चाहिए था सोचने के लिए. तो उसने क्या किया, ऑर्डर किया कि इस एग्जीक्यूशन को अगले दिन पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि वो अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली कुछ डिस्कस कर सके. तो अब वो डिस्कस कर रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं कि ये सही नहीं होगा हमारे लिए कि हम किसी और को अपना किंगडम दे दें अगले जन्म में. तो हम इस स्टेक में खुद चलते हैं ताकि हम वापस जन्म लेंगे एक राजा और मिनिस्टर की तरह. जो होली मैन होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं. तो जो इस तरह के साधु संत लोग हैं, साधु संत जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं. तो इसीलिए हम ये कर देते हैं. तो मिनिस्टर अग्री कर गया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. तो इवन दो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगले दिन जो है एग्जीक्यूशन होगी, उन्होंने एग्जीक्यूशनर को क्या कहा कि आज रात को ही हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे. जो पहला आदमी है उसे आप पहले मारने के लिए रखना, देन दूसरा आदमी जो उसे आप फिर मारना. ये मेरा ऑर्डर है, इसमें मिस्टेक मत करना. दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, एंड एज अरेंज्ड बिफोरहैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड. तो उस रात को जो किंग और मिनिस्टर है वो सीक्रेटली प्रिजन में गए. उन्होंने गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया दोनों की तरह, गुरु और डिसाइपल की तरह. एंड फिर जिस तरह से उन्होंने पहले से अरेंज किया था, बिफोर हैंड यानी पहले से अरेंज किया, उन्होंने अपने जो भी लॉयल थे, उनके जो वफादार नौकर थे, उनको कह के रखा था कि ऐसा ऐसा करना है. तो वो उनको स्टेक पे लेके जाते हैं एंड फाइनली क्योंकि एग्जीक्यूशनर्स को उन्होंने ऑर्डर दिया था, उनको प्रॉम्प्टली यानी विदाउट डिले इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया गया. सो बेसिकली राजा और मंत्री दोनों अब मर चुके हैं. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली इस तरह से एग्जीक्यूट करके या तो वो स्टेक पे छोड़ दिया जाता है जब तक उनकी बॉडी रॉट नहीं कर जाती है, इस तरह से वल्चर्स एंड क्रोज उनको खा नहीं जाते हैं, या तो इस तरह से यहाँ पे फेंक दिया जाता है. तो उनकी बॉडीज़ को जब फेंकने के लिए लेके गए क्रोज और वल्चर्स को, तो लोग पैनिक कर गए क्योंकि अब उनको दिखा कि वो बॉडीज़ किन की है. तो उनको दिखा कि उनके सामने राजा और मंत्री मरे पड़े हैं. अब सिटी पूरा कन्फ्यूजन में है
All night they mourned and discussed the future of kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. तो पूरी रात जो है वो उन्होंने शोक मनाया, mourn करना यानी शोक मनाना, उन्होंने शोक मनाया, डिस्कस किया फ्यूचर का किंगडम का कि अब क्या होगा हमारे किंगडम का। तो कुछ लोगों को गुरु है और शिष्य उनका ख्याल आया एंड फिर कॉट अप विद देम, मतलब उनको बेसिकली उन्होंने ढूंढ लिया चल के। बेसिकली वो जा चुके थे, रिलीज़ कर दिया था तो निकल रहे थे वो, बट उनको जब वो प्रिपेयर कर रहे थे टाउन छोड़ने का अननोटिस, बेसिकली बिना नोटिस के, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेट समवन, हम लोगों को एक राजा और मंत्री चाहिए, किसी ने कहा। बाकी लोग सहमत हुए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। उन्होंने भीख मांगा गुरु से कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाइए। तो डिसाइपल जो शिष्य था उसको मनाने के लिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा उनको, लेकिन गुरु को राजा बनने के लिए, परसुएट करने के लिए, मनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉस। फाइनली उन्होंने अग्री किया कि वो इस किंगडम को रूल करेंगे, जो कि इस बेवकूफ़ राजा और बेवकूफ़ मंत्री का था, इसी एक ही कंडीशन पे कि वो सारे ओल्ड जो पुराने लॉज है उसको चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुद्दू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो उस समय के बाद नाइट्स जो है रात रात हो गई, दिन दिन हो गया, एंड आपको दुद्दू के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं रही एज़ यूजुअल, एंड बाकी जगहों की तरह ये प्लेस भी बन गया। सो ये एक कन्नड़ा फोक टेल है जो कि I.K. रामानुजम ने लिखी है, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इनफैक्ट इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आप इसको बहुत छांट के देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या होली मैन को झूठ बोलना चाहिए, तो वो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था कि कैसे एक साधु संत ने झूठ बोला, गुमराह करने की कोशिश की राजा और मंत्री के लिए। क्या ये सही था? इनफैक्ट अगर आप इस चीज़ को सोचें तो ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जिस तरह से कृष्ण भगवान ऑपरेट करते थे। तो उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी कि अगर ईविल को ख़त्म करना है तो कभी कभी आपको इस तरह के ईविल अप्रोचेस, गलत अप्रोचेस भी लेने पड़ते हैं, अनएथिकल जिसे हम कहते हैं, बेसिकली छल कपट करना। तो वेरी सिमिलर टू दैट ये साधु ने किया। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो राजा और मंत्री ना ही सिर्फ बेवकूफ़ थे, वो ग्रीडी भी थे, क्योंकि उनके ग्रीड ने उनको बेसिकली इस डिसीजन को लेने के लिए अपनाया कि क्योंकि उनको नेक्स्ट जन्म में भी बेसिकली वो गद्दी चाहिए थी। तो यू कैन सी कि ये जो पैटर्न है नॉर्मली ऐसे लोगों में दिखता है जो इस तरह के रूल्स लेके आते हैं या इस तरह के डिसीजन जो लेते हैं। आज के ऑफ कोर्स आज के समय में राजा और मंत्री नहीं होते, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस होते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली ये पैटर्न दिखेगा कि ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको अपनी गद्दी से ज़्यादा प्यार है, अपनी इमेज से ज़्यादा प्यार है, रादर देन जो इश्यूज़ हैं जनता के, उससे ज़्यादा लगाव नहीं है, बस अपनी गद्दी से प्यार है, तो वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। एंड धीरे धीरे क्या होता है, ऑफ कोर्स अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो इवन दो राजा और मंत्री है उनको भी ये फिक्र होती थी कि हमारे लोग जो है विद्रोह ना कर दें। तो लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप सहमति दे रहे हैं। तो अगर आप सहमति दे रहे हैं तो इसीलिए इसको किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया है। तो आप सहमति दे रहे हैं तो आप खुद भी बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आपने सहमति दी है तो बेवकूफ़ है। एंड ऑफ कोर्स इस बेवकूफ़ी की सज़ा आपको भी मिलेगी। अगर आप नोटिस करें उस रिच मर्चेंट को, उस डांसर को, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना दिमाग नहीं लड़ाते तो उन राजा के इस बेवकूफ़ी भरे रूल की वजह से उनको वो प्राइस पे करना पड़ता। तो अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के शासन को सपोर्ट करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब आपके ऊपर उसका रिपरकशन आएगा। तो इसलिए गुरु ने भी कहा था कि यहाँ से निकल चलो, क्योंकि यू नेवर नो कि इस जगह पे क्या हो सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड लेसन आपके लिए भी, बिकॉज जब आप नेक्स्ट कुछ डेकेड्स में एक एक्टिव सिटीज़न बनेंगे तो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट एंड मेक श्योर कि
जो आपका एरिया है वो एक किंगडम ऑफ फूल ना बन जाए। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिटी की बात हो रही है, तो हमारे सिटी में भी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, हमारे सिटी में भी एक छोटा सा एक मेयर होता है, लेट्स से एक बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, तो हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है इवन तो छोटा है बट इट कैन बी पावरफुल। तो वी कैन ओनली से कि हाँ, हम अपने छोटे से एरिया में जहाँ हम रहते हैं उसे किंगडम ऑफ फूल ना बनने दें, बिकॉज वन डे और दी अनदर इसका प्राइस जो है हमें ही पे करना पड़ेगा और कोई पे नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन पे लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।